पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई बातचीत को बताया विकसित भारत के लिए आज भी प्रासंगिक। आदर्शों को बताया पूरी मानवता के लिए बड़ी पूंजी। आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाएंगे कई तरह के आधुनिक हथियार। पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से भ्रष्टाचार के घेरे में। लाइब्रेरी घोटाला पर फिर घिरी ममता बनर्जी। सरकारी पुस्तकालय के लिए खरीदी पुस्तकों में 19 ममता बनर्जी द्वारा ही लिखी गई। और हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इजरायल ईरान संघर्ष विराम के बीच दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर उल्लंघन की खबरों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने ईरान और इजरायल दोनों को संघर्ष विराम के उल्लंघन न करने को कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतर होती मिडिल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया है। They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel was committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. और इस बीच भारत ईरान इजरायल संघर्ष के चलते अपने नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के जरिए सुरक्षित निकाल रहा है। इजरायल से 2 विमानों के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। सुबह 8:30 बजे इजरायल से 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंच गया। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। निकाले गए लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। और इसके बाद सुबह 8:45 बजे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने 165 भारतीय नागरिकों को इजरायल से सुरक्षित निकालकर भारत पहुंचाया। दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इजरायल से सुरक्षित निकाले गए इन भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस तरह अब तक कुल 326 भारतीय नागरिकों को इजरायल से सुरक्षित वापस अपने वतन पहुंचाया गया है। Sindhu, our Indian citizens, almost 165 citizens from Israel, they came here in our Palam airport. They came in a special aircraft, our Air Force aircraft C-17. They came here. Almost 22 states peoples are here. They are all safe. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority, wherever the crisis situation is there or war situation is there, the evacuate from our citizen to safely to our country. और ईरान इजरायल संघर्ष के चलते भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु तेजी से जारी है। और इसी क्रम में आज सुबह करीब 3:30 बजे मशहद से एक फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर्विस दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। अपना इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके ही लिया इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई
बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। अभी हालात तो वहाँ पे अच्छा नहीं है, पर हम लोग जहाँ भी थे हम लोग वहाँ पे सेफ थे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँचकर बहुत खुशहाली हुआ। आज की कुछ और बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। पीएम ने कहा, आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से उनका क्या नाता है, और इसीलिए आज भी जब वे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए निर्णय लेते हैं तो गुरुदेव को जरूर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे और भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे चलना होगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और पिछले 11 सालों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आए बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख का जिक्र किया है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लिखा है कि चिराग पासवान ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। इसमें उन्होंने ग्रामीण उद्यमियों के सशक्त होने की बात कही है। चिराग पासवान ने अपने लेख में लिखा है कि बिहार के मधुबनी के मखाना क्षेत्र में एक शांत क्रांति चल रही है। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी ज्ञानीश कुमार मिश्रा ने पारंपरिक फसल मखाना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वादिष्ट स्नैक्स के ब्रांड में बदल दिया है। प्रधानमंत्री PMFME योजना के समर्थन से उन्होंने एक संपन्न खाद्य उद्यम बनाया है, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात करता है। उनकी कहानी भारत के खाद्य प्रसंस्करण मिशन के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का।
Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया है। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक व्यापार में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में इंडिया एक्सिम बैंक ट्रेड कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PLI स्कीम की वजह से भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है और PLI स्कीम समर्थित निर्यात 5.3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है। In the last few years, global growth in trade have all suffered. That is why you have periodically the WTO, the World Bank, the IMF reviewing every half year and telling us as to how the progress is. It's not seen an uptick by their estimates. Even this year, there's a 20 basis point drop in the OECD estimates, the World Bank estimates. The World Bank, of course, has come down with 40 bips coming down, and the WTO. So it doesn't seem as if the world is in a mood to go along with exports. Despite that, I appreciate the Indian exporters putting that kind of an effort, that they are still growing and are finding real success. अगली खबर, रक्षा मंत्रालय ने देश की आतंकवाद निरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस, सेना की मारक क्षमता, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम यानी IDDIS, लो लेवल लाइटवेट रेडार यानी LLR, बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्चर और मिसाइल, कई तरह के ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट्स को खरीदा जाएगा। नीति आयोग ने मंगलवार को अपनी तिमाही इनसाइट्स श्रृंखला फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण जारी किया। इसका शीर्षक भारत की डेटा अनिवार्यता, गुणवत्ता पर बल रखा गया है। विमोचन कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग, नीति आयोग की प्रतिष्ठित फेलो देवजानी घोष और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि नीति फ्रंटियर टेक हब नीति आयोग द्वारा फ्रंटियर टेक एक्शन टैंक के रूप में स्थापित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को फ्रंटियर टेक नेशन में बदलने की दिशा में तेजी लाना है। The good thing is India is heavy as far as digitalization is concerned. I mean, we have got this JAM Trinity, we have UPI, we have got the account aggregator framework, we have ONDC. I mean, India is one of the leaders in the world in applying
digital technologies in day-to-day life. I'll put it that way. A human-centric AI was preceded by human-centric, digital technologies. I guess that is very, very clear. People are actually stunned by the simplicity of all this, but they came in an era when all this was not there. So India has a fantastic foundation to take a futuristic leap. I think that's very, very important. अगली खबर, वैश्विक एसडीजी रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हो गया है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को लेकर भारत ने पहली बार एसडीजी की सूची में 193 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं और हालिया सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 67 अंक हासिल कर 2025 एसडीजी सूचकांक में 99वां स्थान हासिल किया है। भारत ने इससे पहले 2024 में 109वां, 2023 में 112वां और 2017 में 116वां स्थान हासिल किया था। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का। एकादशी रातिया some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार 3.0 में इसके और भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कम कीमतों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि S&P ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की भी आशंका जताई है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खींचा तो इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। S&P के मुताबिक मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार पर लंबे वक्त तक असर पड़ने की आशंका कम है। भारत अपनी जरूरत का 85 से लेकर 90% तेल आयात करता है। आधी नेचुरल गैस भारत विदेशों से मंगवाता है। S&P ने पिछले महीने वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर पहले 6.3% तक कर दिया था। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार के अंतहीन सिलसिले में एक और नया घोटाला सामने आया है। ममता सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाले, प्रश्न पत्र लीक और नौकरी बेचने वाले रैकेट के बाद अब लाइब्रेरी घोटाला का खुलासा हुआ है। हाल ही में एक अधिसूचना में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को पुस्तकालय को समृद्ध बनाने के लिए किताबें खरीदने का निर्देश दिया। तो जाहिर तौर पर यह तो एक सकारात्मक कदम है और इस उद्देश्य के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। लेकिन जब किताबों की सूची सार्वजनिक हुई तो मामला गर्मा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन किताबों में से 19 किताबें मुख्यमंत्री ने खुद लिखी हैं, जिनमें से एक तो उनकी आत्मकथा भी है। तो छात्रों पर ममता बनर्जी की राजनीतिक आत्मकथा थोपने के प्रयास के रूप में 20.26 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इनमें अमर जंगल, नंदीमा, परिवर्तन और सोजा सप्ताह जैसे शीर्षक वाली किताबें शामिल हैं। भाजपा नेता सुकांतो मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इससे जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए ममता सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपनी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी वाकई साहित्यिक पहचान चाहती हैं तो उन्हें साहित्य अकादमी में आवेदन करना चाहिए। ये ममता द्वारा लिखी गई किताबों को आगे बढ़ाने का एक और घोटाला है, जो साहित्यिक और सूचना के दृष्टिकोण से या तो आत्म प्रशंसा या घटिया स्तर की हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार के इस कदम का न केवल चारों तरफ निंदा हो रहा है, बल्कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके कैसे आत्म प्रशंसा पर सरकारी खजाने को लुटा रही हैं, ये उसी का एक नमूना है।
आगे की खबरों में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने को लेकर आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल 24 जून 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक खुलेगा। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेट जीरो 2070, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना के तहत वैश्विक ईवी निर्माता भारत में निवेश कर सकेंगे। साथ ही इस योजना से भारत को ई वाहनों के निर्माण में वैश्विक हब बनाने, रोजगार सृजन और स्वच्छ और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और अगर आपकी पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है या फिर डीजल कार 10 साल पुरानी, तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। ये नई व्यवस्था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी की है ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ये नई व्यवस्था दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। तो देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पीकर जी रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली एनसीआर के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। वाहन चालकों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देने की घोषणा की है। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। 1 जुलाई onwards in the National Capital Territory of Delhi, there are 500 such ANPR systems that are installed on the fuel stations, and that will actually start off the implementation of this direction, which will allow identification of the vehicle. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से जारी निर्देश में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई से मियाद पूरा कर चुके किसी भी वाहन को ईंधन नहीं देने की घोषणा की है। दिल्ली के 520 ईंधन आपूर्ति केंद्रों में से 500 ने स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR कैमरे लगा दिए हैं। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपातकाल के 50 साल पर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। शंकर जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया, लोकतंत्र के प्रहरी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज आपातकाल की पूर्व संध्या की 50वीं बरसी है और इस 50वीं बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ, इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं, तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है। और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है।
क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव है। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित करती है। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कर, कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए। और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांध कर लड़े होंगे, किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली के। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। 13 समितियों का गठन हुआ, संपन्न हुए। 163 दिन में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विशद लंबी चर्चा हुई।
1100 घंटा और 32 मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया और जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुआ, इतना त्याग, तपस्या और परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया, उसको किचन कैबिनेट के फरमान ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसका सूर्योदय 21 महीने के बाद हुआ और ये सबसे छोटी रात थी जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कवायद को क्षण भर में निरस्त करने का काम किया। मित्रों, आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। एक सुबह जो भारत की आत्मा को जगा गई, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को हम तर्कों, तथ्यों और घटनाओं की श्रृंखला से हम जरूर समझ सकते हैं। बहुत सारा लिखा भी गया है और हितेश शंकर जी ने कहा इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है, ये क्यों हुआ इसकी। परंतु मेरा मानना है कि तर्क या तथ्य से अधिक प्रभावी होती है मनुष्य की संवेदना और कल्पना। मैं इस सभागार में बैठे हुए सभी को कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। कल तक आप एक पत्रकार थे, सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ थे, आज आप असामाजिक तत्व बन जाते हो और विरोधी, देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हो। कल तक आप छात्र थे जो देश का भविष्य होता है, आज आप अस्थिरता फैलाने वाले करार कर दिए जाते हो। कल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने वाले माने जाते थे, आज आप देश के लिए खतरा बन गए हो। कल तक आप एक आम नागरिक थे जिसको न संविधान की धाराएं मालूम थी, न संसद की प्रक्रिया। आज आप काल कोठरी के अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। आपने कोई नारा नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, फिर भी गलती सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच आजाद थी। एक क्षण, ये सुबह कितनी क्रूरता के साथ भारत की जनता के पर बीती होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मेरे साथ 2 लोग जो मंच पर बैठे हैं, दोनों ने पल्ला झाड़ दिया कि हम तो उस वक्त जन्मे ही नहीं थे, मगर मैं पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैं उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी, क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी, परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। हमने देखा है हमारे गांव के अंदर जनसंघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, कई संस्था कांग्रेसी, समाजवादी, सर्वोदयी, कई प्रकार के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के नवनिर्माण की गति को, पुनर्निर्माण की दिशा को तय करने में लगे थे, वो सारे के सारे देशद्रोही बनकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए। मेरे अकेले गांव से, छोटा गांव है मेरा साथ, मेरे अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर
ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता था, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो जो दृश्य दिखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। 25 जून 1975 की वो सुबह, जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीति मत भिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंद कर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए, विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो, किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। मित्रों, एक प्रकार से आपातकाल के कारण बताए गए, राष्ट्र की सुरक्षा कारण बताया गया, परंतु इसका मूल कारण सत्ता की सुरक्षा था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जी की राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हुए चुनाव हुआ है। और उसके बाद एक टेक्निकल ग्राउंड पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे क्या दिया कि आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, रहस्य चालू रह सकते हो, परंतु आप संसद में वोट नहीं दे सकते हो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही, उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। संसद सदस्य के प्रधानमंत्री के कोई पर्क्स उनको नहीं मिलते थे, परंतु वो मॉरल ग्राउंड छोड़कर प्रधानमंत्री बने रहना उन्होंने निर्णय किया। और इसका उपयोग क्या किया? इसका उपयोग उन्होंने संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। उसकी पृष्ठभूमि में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, परंतु देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई जब जेपी कूद पड़े, बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे,
देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है। और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मित्रों, जिस संविधान के आधार पर इस देश को लंबे समय चलना है, तो संविधान के निर्माण के अंदर आजादी के आंदोलन में लगे हुए सभी लोग, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हर प्रकार के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व, यहां तक भी कि राजे रजवाड़े जिनके राज्यों को विलीन होना था उनका भी प्रतिनिधित्व कर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। और इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की एक धारा जो साच अर्थ में देश पर सुरक्षा पर खतरा हो तब आपातकाल के लिए बनाई गई थी, इसका उपयोग कर 1,10,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर ठूंसने का गया। कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता और कई प्रकार के सर्वोदयी और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, कलाकार और जन सामान्य भी क्षुब्ध होकर इस घटना को देखते रह गए। किसी को सुझाने की क्या करना है, क्या हो गया, और देखते देखते पूरा देश कारागार बन गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, फर्नांडीज, आचार्य कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सब जेल की कालकोठरियों में डाल दिए गए। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई कहीं संसद की कमेटी के टूर में था, वो भी वहीं जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को भी गिराने का काम किया। और मित्रों, सबसे समय की एक विडंबना होती है, समय कई बार कई प्रकार के दोहरे चरित्रों को सरफेस पर ला देता है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे भी लोग थे जिनकी सरकारें भी गिरी और 19 महीना तक जेल में भी गए। समाजवादी भी थे, डीएमके भी थी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज बैठे हैं वहां पर और वो लोकतंत्र के सवाल उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस से ज्यादा उनको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है भी लोकतंत्र के लिए सवाल उठाने का? आप किस पार्टी के साथ बैठे हो? जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था और संविधान का जो दुरुपयोग हुआ वो शायद एक दुस्वप्न की तरह भारत की डेमोक्रेसी को हमेशा तक याद रहेगा। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रियम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7 शेड्यूल बदल गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया। और न्यायपालिका क्षुब्ध हो गई क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने वाले पहले ही अपने अनुकूल बनाकर रखे हुए थे और संशोधन के 19 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीन लेने का काम किया।
लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। मित्रों, आपातकाल के दौरान जो संविधान संशोधन हुए, 38वां संशोधन, अनुच्छेद 130 और 213 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए, 352(5) आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक मीमांसा के परे कर दिया गया, 39वां संशोधन 329 अनुच्छेद ए प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर निकाल दिया गया। हितेश भाई राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र करते हैं। मैं इंदिरा जी को एक चीज में मार्क देना चाहूंगा, इन्होंने इतना रखा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर न रखे, साथ में 2-4 नाम कम से कम जोड़ देते हैं, इतनी तो शर्म उन्होंने बचा कर रखी थी। मगर मूल उसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर करने का। और इसके साथ अनुच्छेद 323 है और 323(b) में प्रशासनिक मामलों को निपटने वाले न्यायाधिकरणों को और अन्य मामलों को भी एक प्रकार से सरकार के अधिकार में ला दिया गया। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को समाप्त किया और 356 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ाया गया। देश की संसद की सीमा भी, आयुष्य भी बढ़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव दुरुपयोग हुआ। ये सब अधिकार जब एक जगह एकत्रित हुए, 1,11,000 लोग, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में गए। तिहाड़ जेल में 4,000 लोग मीसा के बंदी थे और जेल की क्षमता 1200 थी। 1 करोड़ से अधिक नसबंदियां हुई। मैंने मेरे जीवन में लता मंगेशकर के आवाज में ऐसे गीत सुने हैं जिसमें ड्यूएट थे। पुरुष की आवाज भी लता मंगेशकर का गाना था और किशोर कुमार की आवाज भी लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर महिला की आवाज में भी गाती थी, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से बंद कर दिया गया, कलाकारों को भी नहीं छोड़ा गया था। और मैं मानता हूं कि अन्याय काल काफी लंबा चलता, परंतु जो चाटुकार होते हैं वो तानाशाहों की चाटुकारिता से ही तानाशाही का अंत करते हैं। और अंततोगत्वा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। दिल्ली में झुग्गियों को नष्ट कर दिया गया। आपातकाल के बचाव में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस गलती को नहीं माना। राजीव गांधी ने भी कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं था। राजीव गांधी ने भी दंगों को जस्टिफाई करने के लिए यही मानसिकता का परिचय दिया, दिल्ली दंगों को जस्टिफाइड करने के लिए, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और मित्रों, और ये जो स्थिति हुई, वो स्थिति के अंत में सबसे खराब बात ये थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस की अर्जियों को भी खारिज करने के लिए संविधान को सुधार गया। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने इसको ढंग से भापा भी था, मापा भी था। खराब सेहत होने के बावजूद जब उनको अरेस्ट करने पुलिस गई तो उनका एक वाक्य था जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तानाशाह बनने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक वाक्य जेपी बोले थे। और बाद में उन्होंने जब इंदिरा जी को पत्र लिखा तब इसमें ये भी लिखा कि एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए
आप बार बार गलत फैसले ले रही हैं और मुझे लगता है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मित्रों, जेपी देश के सभी लोगों की आवाज बने और उसी आवाज ने हमें फिर से लोकतंत्र की भेंट दी। देश में करोड़ों लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सत्याग्रह करते रहे, रोज जेल में जाते रहे और डरे बगैर, थके बगैर इसके खिलाफ लड़ते गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संस्था कांग्रेस के कई नेता, कई सर्वोदयी नेता, जयप्रकाश नारायण जैसे विनोबा भावे के अनुयायी, गांधी के अनुयायी, हर प्रकार के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और जनता भी मुक्त होकर इनके साथ खड़ी रही। जब अभिव्यक्ति करने का समय आया तब उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब हमारे गांव से एक ट्रक लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहां पर परिणामों को लिखा जाता था, परिणामों को टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था। और जब वहां आया कि इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई है, बड़े सवेरा होगा, लगभग 3-4 बजे होंगे, और आया कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए हैं, मैंने जनता के चेहरे पर और वहां खड़े हजारों लोगों में जो उत्साह का दृश्य दिखा है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज इस को तानाशाही की मानसिकता को अपनी सत्ता का माध्यम बनाने वाले, आज आप हमारी लोकतांत्रिक पार्टियों के उद्भव और उनकी गति का, उनके यश और अपयश का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के बाद ही देश के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस समाप्त होती गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, राजस्थान में शायद एकाध थी, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस एक प्रकार से देश की मुख्य पार्टी की जगह एक धीरे धीरे क्षीण होती हुई पार्टी बनी। जब जनता पार्टी की सरकार जुड़ी, फिर एक बार मैंडेट मिला, मगर कांग्रेस का वो दबदबा जो आजादी की पुण्याई से बना हुआ था, वो कांग्रेस वो दबदबा हमेशा के लिए गंवा बैठी और आज भी उनके पास वो स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हुई। ये सीख है देश की सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अलग अलग विचारधाराओं का अस्तित्व ही लोकतंत्र का आधार है। विचारधारा कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, अंततोगत्वा गंतव्य स्थान देश को महान बनाने का होना चाहिए। इस प्रकार के देश की रचना कभी नहीं हो सकती जो एक ही विचारधारा के आधार पर चलेंगे, एक ही नेता के नेतृत्व में चलेंगे और मैं ही सही हूं और किसी को मत देने का भी अधिकार नहीं है, मत व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। ये मानसिकता हमारे संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती। और मित्रों, मैं बहुत ध्यानपूर्वक संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ा है और आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले पढ़ा है। और मेरी दृढ़ मान्यता, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान ने लोकतंत्र की भावनाओं को प्रखर किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है और उसको कानूनी रूप से प्रस्तावित किया है। पर संविधान ने लोकतंत्र की भावना को हमारे जनमानस में पढ़कर उसको कानून की भाषा में अभिव्यक्त करने का काम किया है। भारत की जनता मूल से ही लोकतांत्रिक विचारों की है। हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को और अलग अलग मतों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में हम इस देश को लोकतंत्र की जननी भी मानते हैं,
इतिहास की दृष्टि से देखे तो भी, शासन पद्धति की दृष्टि से देखे तो भी सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हमारे देश में हुआ है। पंच का विचार, सरपंच का विचार इस देश में आया है। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने थे, एक गणतंत्र था। वैशाली और कई सारे गणतंत्र बुद्ध के काल में भी हुए। मल्लों का गणतंत्र था, वैशाली का गणतंत्र था, और ये सभी सबसे पहले विश्व में यहां पर आए। और ये जन स्वभाव जो बना है, सालों से सह अस्तित्व का जो स्वभाव बना है, इसी में से ये हमारा संविधान निर्मित हुआ है। संविधान सभा में कौन थे? इस देश के हर प्रदेश के, हर विचारधारा के, हर जनपद के व्यक्ति थे। वो जहां से आए थे वहां की सेंस को लेकर संविधान सभा में आए थे, और उसके बाद में चर्चा विचार के बाद जो अमृत निकला वो ही हमारा संविधान है। इसीलिए हमारी लोकतंत्र की नींव इतनी गहरी है कि कोई भी तानाशाह अगर उसको इन नींव को हिलाने जाएगा तो अपने भविष्य को बर्बाद करने के अलावे कभी कुछ हासिल नहीं। और ये दिन है इस घटना को याद करने का। ये दिन है एक कुत्सित प्रयास की निंदा करने का। ये दिन है इससे युवाओं को आगे के लिए मशाल, लोकतंत्र की रक्षा की जो मशाल है वो लेकर आगे निकलने। मित्रों, शाह कमीशन की रिपोर्ट ने ये पूरे घटनाक्रम को चित्रित किया ऐसा लोग मानते हैं, मगर देश इतना विशाल है, बर्बरता इतनी अनेक जगह पर हुई थी और क्रूरता इतनी अनेक जगह हुई थी। कोई एक कमीशन इसको चिन्हित नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, चित्रित नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। शाह कमीशन की रिपोर्ट एक प्रकार से जिस्ट है ऐसा मानकर चलना चाहिए, परंतु मेरा यह आग्रह है इस देश के युवाओं को कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़िए, एक एक पैराग्राफ को जरूर पढ़िए। वो आप में जागरूकता बढ़ेगा। आप में आने वाले दिनों में अगर किसी भी तानाशाह को ये विचार आता है तो इसके सामने जयप्रकाश नारायण बनकर खड़ा करने रहने का एक हौसला भी देगा और एक रास्ता भी देगा। कई सारे नेताओं ने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिले के नेतृत्व ने, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया, जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था इसके साथ रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसके लिए एक पुस्तक लिखा है, कल ही इसका विमोचन है कि किस प्रकार से संघर्ष हुआ था और किस प्रकार से बातें आगे बढ़ी थी। राजमाता विजया राजे जैसे ही राजघराने की व्यक्ति को भी 4 पागलों को बीच में जेल में रखने का काम यही इमरजेंसी के दौरान किया गया था। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि अब क्या है, आज क्यों, उनको मालूम नहीं है कि व्यक्ति के मन में पड़ी हुई तानाशाही का विचार और संस्कार कब जागरूक होगा और कब हमें जेपी की भांति हाथ में मशाल लेकर निकलना पड़ेगा, इसका समय निश्चित नहीं होता है। जन प्रबोधन पूरे देश की जनता के मन में लोकतांत्रिक विचारों को दृढ़ीभूत करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान का स्पिरिट की रक्षा केवल कोर्ट और संसद नहीं कर सकती, संविधान के स्पिरिट की रक्षा पूरी जनता की जिम्मेदारी है। जो भी संविधान के स्पिरिट के साथ खिलवाड़ करेगा उसको दंडित करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता की है। आज इसी का स्मृति दिन है, कल संविधान हत्या का दिन है और मैं मानता हूं कि संविधान हत्या दिन के दिन को देश भर में मनाकर पूरे युवाओं को और किशोरों को ये संस्कार हम आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के 50 साल के लिए दे, ये हम सबका कर्तव्य है। अंत में मैं न्यास को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने संगोष्ठी को रखा और मुझे मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आकर बचपन से जो चीज
मेरे मन में पड़ी थी, उसको बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 50